अब आप मुझे अनअकैडमी भी फॉलो कर सकते हो, जहां पर मैं आपके लिए क्वालिटेटिव कोर्सेज बना रहा हूं जो आपको सीटेट और डीएसएस भी क्लियर करने में आपकी मदद करेगा और अदर टेट एग्जाम के क्रय में भी आपकी मदद करेगा। बस आपको करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर दीपक कुमार सर्च मारना है, या फिर मैंने ज्यादा जानकारी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट मेरे होम पेज पे भी आ सकते हो। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे हम जो टीचिंग है मैथोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 यानी कि पेपर नंबर 7 के मैंने आपको 46 क्वेश्चन तक करवा दिए थे। आज हम बात करेंगे 47 से। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे तो पहले वो देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें भी बताए थे। आज हम बात करेंगे 47 क्वेश्चन से। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। 47 में बोल रखा है किसी शिक्षक को छात्र की योग्यता का आकलन करना चाहिए। तो किसी शिक्षक को छात्र की योग्यता का क्यों आकलन करना चाहिए और कब आकलन चाहिए करना चाहिए। तो देखो, आकलन करने से पहले आपका ये देखना होगा, आकलन करने का देखो मेन मोटिव ये होता है, यहां पर बोला गया है वो बात ध्यान रखिएगा, किसी शिक्षक को छात्र की योग्यताओं का आकलन करना चाहिए। तो आकलन उसको आप किस तरीके से कर सकते हो, तो दो तरीके के हो सकते हैं। या तो आप बच्चे का अवलोकन करो खुद अपने आप से, जो कि लंबा प्रोसीजर चलेगा और आपका टाइम खराब होगा। करना चाहिए लेकिन किसी किसी मेन विचार में। लेकिन यहां पर ऑप्शन नंबर 4 देखो कि छात्रों के विभिन्न कार्यों के रिकॉर्ड का विश्लेषण करके, ये जल्दी तरीका है। जो उसके रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं स्कूल्स में, आप उस रिकॉर्ड्स को अगर विश्लेषण करोगे, उसका आकलन करोगे, तो जल्दी बच्चों के बारे में पता चल जाएगा और आपको उस बच्चे का फिर उस कारण आप उस तरीके से आप उसको शिक्षण भी दे पाओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 48, कोई शिक्षक छात्रों में किस प्रकार ईमानदारी और अन्य सद्गुण विकसित कर सकता है। ध्यान रखिएगा, सद्गुण और आपको करना क्या है, ईमानदारी विकसित करनी है। तो दोनों चीज आपको वहां पर ऐसे चीजें सामने प्रस्तुत करनी होगी, जो कि यहां पर देखो, या तो आप उसके सामने ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन उदाहरण या ऐसी वातावरण उत्पन्न करो, लेकिन यहां पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रखा। लेकिन आपका ऑप्शन यहां पर ये होगा थर्ड, कि व्यक्तिगत उदाहरण देकर। आपका ये बिल्कुल सही होगा कि इंडिविजुअल पर्सनल जो एग्जांपल्स होते हैं उनको देकर बच्चों को आप बता सकते हो, सिखा सकते हो, या फिर आपको उनको ऐसा वातावरण प्रदान करना होगा। तो सही आंसर क्या होगा इसका, व्यक्तिगत उदाहरण देकर। ध्यान रखिएगा, यहां पर कई बच्चे ये लगा देंगे किसी ईमानदार छात्र का उदाहरण देकर। किसी छात्र का तो दे सकते हो, लेकिन उससे अच्छा आपका ये होगा कि इंडिविजुअल व्यक्तित्व यानी कि अपने पर्सनल एग्जांपल्स देकर आप बताओगे, वो आपके लिए बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, यदि कोई छात्र अश्लील और अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं या करता है तो आप क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने स्कूलों में देखा भी होगा, गवर्नमेंट स्कूल में, जो कि बच्चे गाली गलौज करके बातें करते हैं, तो उसको क्या करना चाहिए, उसके बच्चे की जो कठिनाइयां हैं, उसके सामने जो वैसी चीजें आ रही है, उस चीजों को समझकर बच्चे को उपचार करने की कोशिश करेंगे, उसको परामर्श देंगे उसके बारे में। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है इसका, छात्रों को परामर्श देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 50 में बोल रखा, छात्रों द्वारा किसी शिक्षक के किस गुण की सबसे ज्यादा प्रशंसा की जाती है। ध्यान रखिएगा, छात्र की बात की जा रही है और शिक्षक की बात की जा रही है। तो शिक्षक की कौन सी क्वालिटीज है जो छात्र के लिए प्रशंसा के लिए रूप की जाती है। तो सबसे बेस्ट आपका यहां पर ये होगा कि जो टीचर्स की पर्सनैलिटी, मैं आपकी वो बात नहीं कर रहा कि महंगी जूते अच्छे कपड़े पहन लियो। पर्सनैलिटी कहने का तात्पर्य आपका यहां पर ये है कि वो बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करता है, बच्चों की आवश्यकताओं को कैसे समझता है, उनके लिए कैसा वातावरण प्रदान करता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर क्या होगा, इस हिसाब से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, निरपेक्ष रवैया। यानी कि जैसा उसके सामने रवैया होगा वो एज ए इको फ्रेंडली और उसके लिए फ्रेंडली होगा, और जिस चीज के लिए उसको कठिनाई होती है उसको दूर करने में टीचर उसकी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 में देखो क्या बोल रखा है, पढ़ते समय किताब और आंखों के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, आने के पूरे चांसेस हैं इसके। जो कि किताब और पढ़ने के बीच में जो दूरी होनी चाहिए वो कम से कम आपकी 12 इंच यानी कि 1 फुट की होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, बच्चों के लिए साहित्य में मुख्यतः डैश से संबंधित अंश होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, साहित्य की बात करी जा रही है, जो कि मैंने आपको बताया था 3rd से लेकर 8वीं तक के बच्चों को दी जाती है, और वो उसमें मेन किस चीज के आपके उसके अंदर शामिल होने चाहिए। तो मेन आपका होने चाहिए क्रिएटिविटी का, यानी जिज्ञासा का, जो बच्चे उसके अंदर उत्पन्न हो जाए, पढ़ने में उसकी सृजनात्मक शक्ति विकास हो, क्रिएटिविटी विकास हो, और कई ऐसे विचार उसके मन में आए जो कल्पना शक्ति का विकास करे। तो ऐसी होनी चाहिए जो जिज्ञासा रूप की पूर्ण उस पर खरी उतरती हो। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन 53, आपकी राय में बालिकाओं की शिक्षा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि देखिए बालिकाओं यानी कि लड़कियों की शिक्षा की बात की जा रही है, वो महत्वपूर्ण आपकी इसलिए है क्योंकि देखो बालिका हो या बालक हो, दोनों का एक शिक्षा पर समान अधिकार है। जो कि आपने देखा भी होगा एडल्ट को पढ़ाने के लिए नेशनल एडल्ट पॉलिसी लिटरेचर पॉलिसी चली थी, जो कि 15 से 35 वर्षों के व्यक्तियों को पढ़ाने के लिए चली गई थी। तो वही बात यहां पर भी है, चाहे बालक हो या बालिका हो, दोनों का बराबर हक है शिक्षा के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, बालक और बालिका दोनों बराबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 में बोल रखा है छात्रों में अच्छी आदत डालने के लिए कौन जिम्मेदार होता है। अच्छी आदत डालने के लिए देखो मेन आपका होगा टीचर, गार्डियंस यानी कि आपके पेरेंट्स होंगे, माता पिता होंगे, आपके छात्र के माता पिता होंगे, आपके अभिभावक होंगे, तो सारे के सारे आपके यहाँ पर आ जाएंगे अच्छी आदत डालने के लिए। तो मेन आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 55, शिक्षक या शिक्षा के स्तर में गिरावट को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए आप किससे सबसे नियंत्रित उपाय मानते हैं। तो 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि सबसे नियंत्रित किसे मानते हो आप। तो आपको देखो जो आपकी जो शिक्षा होगी उसमें आपको करना क्या है, गुणात्मक सुधार लाने, यानी कि ऐसा सुधार लाना है कि बच्चों के लिए जो शिक्षक होंगे वो ऐसे होंगे जो बच्चों को अच्छी तरह से समझ सके और उनको उस प्रकार की शिक्षा दी जा सके। और शिक्षक जो आप चयन करोगे ऐसे शिक्षकों का चयन करोगे जो अपनी शिक्षा या डिलीवरी करने में निपुण हो। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका सही। थर्ड ऑप्शन देखो, समग्र शिक्षा पद्धति में गुणवत्ता सुधार लाना, समग्र की बात की जा रही है आपकी, चाहे विषय वस्तु हो, टीचर्स हो, सारी चीजों को यहाँ इन्वॉल्व कर दिया है। तो उनमें अगर गुणवत्ता सुधार लाओगे तो गिरावट अपने आप ही कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 में बोल रखा है एक अच्छे छात्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है। तो अच्छे छात्र की बोली जा रही है यहां पर भी। तो अच्छे छात्र का कहने का तात्पर्य वो ही है जब आप बच्चे को पढ़ाते हो या बच्चा जब पढ़ता है तो उसमें जिज्ञासा होनी चाहिए उस चीज को सीखने के लिए, चंचलता होनी चाहिए, रेडीनेस होनी चाहिए, तत्परता होना चाहिए उसके लिए। तो एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण यही है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा इसका कि जो पढ़ाया जा रहा है उसे समझने का प्रयास करे, बिल्कुल सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 बोल रखा है छात्रों के लिए गृह कार्य का क्या लाभ है। तो एक क्वेश्चन अभी आपको इससे पहले भी आया था, मैंने आपको बताया था, उसमें क्या होता है बच्चे की अभ्यास करने की ताकत बढ़ जाती है, बच्चे अपने आप यानी कि सेल्फ स्टडी करने लग जाता है, उसको अच्छा लगता है वो। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, खुद से पढ़ाई करने की आदत विकसित होती है क्योंकि होमवर्क का मेन आपका काम यही होता है। ओके, ऑप्शन नंबर 4 इसलिए नहीं होगा क्योंकि छात्र द्वारा समय की बर्बादी को कम करना होगा, ये गलत बात है। छात्र की समय की बर्बादी क्या होता है, बर्बादी ये थोड़ी होता है जब आप खेल कर रहे हो या खेल खेल रहे हो तो बर्बादी थोड़ी है, उसमें भी आपका किसी ना किसी प्रकार से सीखना होता है, आपका फिजिकल डेवलपमेंट होता है। तो मेन आपका यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 58 में देखो क्या बोल रखा है, कक्षा में पढ़ाई और रोचक बनाने का सबसे महत्वपूर्ण घटक है क्या है। तो महत्वपूर्ण घटक पूछा जा रहा है कक्षा में पढ़ाई को रोचक बनाने के लिए। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, पढ़ने की विधि यानी कि टीचिंग मेथड जो होते हैं वो उसी के द्वारा आप बता सकते हो कि आपकी जो टीचिंग विधि की, जैसे बच्चा समझने से, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है कोई धीरे सीखता है तो आपको ऐसा अधिगम टीचिंग मेथड यूज करना पड़ेगा जो बच्चा उसके लिए उसको वो उपयोगी है। वो एवरेज बच्चा या प्रतिभाशाली का शिक्षण विधि इस्तेमाल करोगे तो वो बच्चे के लिए सही नहीं रहेगा। तो महत्वपूर्ण घटक क्या है आपका, शिक्षण विधि, जिसे टीचिंग मेथड या पढ़ने की विधि भी बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 में बोल रखा है आपका समूह बुद्धिमत्ता जांच करने के लिए सबसे बढ़िया तर्क यह है कि। तो सबसे बढ़िया बुद्धिमत्ता जांच करने के लिए पूछा गया है, तो सही आंसर इसका क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा कि सबसे कम खर्चीला होता है। देखिए बुद्धिमत्ता जांच करने के लिए सबसे बढ़िया तर्क यह है कि वह सबसे कम खर्चीला होता है। क्यों, क्योंकि देखो सही में बिठाकर आप एक अरेंजमेंट करवा देते हो ग्रुप्स के बीच में, इंटेलिजेंस के बीच में, तो क्या हुआ, वो ज्यादा ज्यादा कोई एक्सपेंसिव थोड़ी हुआ, बस आपने क्या करा, कुछ बच्चों को आपस में बिठा के एक दूसरे से आपने क्या करवा दिया, बातचीत करा दी, कोरिलेशन करवा दिया, ग्रुप में इंटेलिजेंस दे दी। तो एक तरीके से क्या हो गया, ये लीस्ट एक्सपेंसिव हो गया, यानी कि सबसे कम खर्चीला ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 में देखो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा होगा, पीछे से ठक ठक वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसके लिए सॉरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 60 में देखो क्या बोल रखा है कि आवश्यकताओं के अनुक्रम का
मैस्लो का सिद्धांत डैश से संबंधित है। तो देखो अब ये आपका क्वेश्चन लास्ट ईयर में भी आया था जब पेपर कैंसिल हुआ था, और थोड़े दिनों पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें भी आए थे। तो आवश्यकता का अनुक्रम जो मैस्लो के द्वारा दिया गया है वो किसके ऊपर दिया गया है, वो दिया गया है स्टूडेंट, जो कि आपका कैसे मोटिवेशन के लिए दिया गया है, अभिप्रेरणा के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। जब मैं आपको पहला चैप्टर मोटिवेशन पढ़वा रहा था, जब मैंने आपको बताया भी था। और इस बात से एक बात ये और याद आ गई कि अब केवीएस की भी डेट हो चुकी है हमारी अनाउंस। तो आप मुझे बताइए, जो मैं आपको जो केवीएस के अंदर साइकोलॉजी आने वाली है, पेडागोजी आने वाली है, जो चैप्टर्स अलग हैं, जो कि मैं आपको एक वीडियो जल्दी लाने वाला हूं कि केवीएस के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट है और कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं। तो आप मुझे बताइए, मैं आपको पहले टीचिंग एप्टीट्यूड और टीचिंग मैथोलॉजी करवा चुका हूं, पेडागोजी करवा चुका हूं, तो मैं आपको उस चीज का रिवीजन करवाऊं कि डायरेक्ट आपको प्रश्न पत्र यानी कि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करवा दूं? तो मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर करके बताइए, क्योंकि अब हमारे केवीएस की तैयारी भी हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये तो होगी आपकी एक इंफॉर्मेशन। आप बात कर लेते हैं प्रश्न के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 61 में देखो क्या बोल रखा है, पढ़ने की प्रक्रिया का केंद्र होता है। तो पढ़ने की प्रक्रिया का केंद्र, मुख्य केंद्र क्या होता है? तो पहला तो छात्र आएगा और फिर शिक्षक आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, छात्र, क्योंकि प्रमुख केंद्र यहीं से स्टार्ट होता है कि छात्र ही नहीं होगा तो पढ़ाओगे किसको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 62 में देखो क्या बोल रखा है, बेसिक शिक्षा होती है। तो बेसिक शिक्षा आपको पता है गांधी जी के द्वारा प्रतिपादित की गई थी, और वो बेसिक शिक्षा किस चीज के ऊपर इन्होंने केंद्रित किया गया था? वो इन्होंने केंद्रित किया था वो जो स्टूडेंट केंद्रीय के ऊपर हो, बच्चा अपनी आत्मसत्ता यानी कि ऐसी एक्टिविटीज शामिल हो जो जीवन प्रतिदिन के अपने कौशलों को सीख सके, छोटे मोटे व्यवसाय करवा सके, और जो क्या हो वो आपका प्रयोग पर आधारित हो, क्योंकि आपने सारे काम खुद करके देखने होते हैं ना। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा कि छात्र आधारित है, क्रियाकल्प आधारित है और प्रयोग आधारित है। तो ये सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 में देखो क्या बोल रखा है, जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा एक डैश आवश्यकता है। तो जॉन डेवी के अनुसार पूछा गया, और जॉन डेवी किस लिए जाने जाते हैं? वो प्रयोगात्मक के द्वारा जाने जाते हैं। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, सामाजिक। क्यों? क्योंकि देखो प्रयोग जो करेंगे वो कहां पर किस लिए आते हैं? जॉन डेवी का मेन यही करना था कि बच्चे को जो विकास करना है उसमें सामाजिकरण का विकास करना है। तो सामाजिकरण कहां से आएगा? समाज से। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 में बोल रखा है, मनोविज्ञान डैश का विज्ञान है। तो मनोविज्ञान इसने पूछ रखा है किस चीज का विज्ञान है? तो सबसे अच्छे आपका यहाँ पर आंसर ये होगा, जो मानसिक प्रक्रिया होती है वो सारी चीज इसके अंदर जुड़ी होती हैं। तो ऑप्शन नंबर देखो तीनों के तीनों सही होंगे, मानसिक प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया, मानसिक आवश्यकता, यानी कि जो आपकी मानसिक की आवश्यकता होती है वो भी है, आप जो कार्य करते हो वो भी, और किस तरह से करते हो वो भी है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस हिसाब से बिल्कुल सही होगा आपका आंसर, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 में बोल रखा है, पढ़ाई बेहतरी या बेहतरी के लिए आचरण में एक डैश है। तो बेहतरीन और बेहतरी के लिए, बदतरी के लिए क्या करना होगा, उसका क्या आचरण हो सकता है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट देखो, चेंज, वो यानी कि परिवर्तन, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि परिवर्तन ही तो हमारा मेन आचरण के अंदर, अधिगम का हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि व्यवहार में परिवर्तन लाना। तो ऑप्शन नंबर इसका सही क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस हिसाब से बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 में देखो क्या बोल रखा है, अपनी कक्षा में यदि कोई उत्तर जानते हुए भी डर की वजह से प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है तो आप क्या करेंगे? तो ध्यान रखिएगा, आपका ऐसा 2 ही कारण में आपको क्वेश्चन एक बार कई बार रिपीट हो चुका है। तो इसका आंसर वही है कि उससे उत्तर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखो, उसे उत्तर देने के लिए फिर से कहेंगे। देखो एक ऑप्शन यहां पर ये है कि आप उसका ऑप्शन नंबर 3 कि उसके डर की वजह पता करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहां पर इसने ये नहीं बोल रखा है कि हम उसका उपचार भी करेंगे। ध्यान रखिएगा, उपचार भी करेंगे यहां पर बोल रखा होता तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होता कि उसके डर की वजह का जानना पता करेंगे और फिर उसका उपचार करेंगे, लेकिन ऐसा कोई आंसर नहीं है। इसलिए हम यहां पर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाएंगे कि उसे उत्तर देने के लिए फिर से कहेंगे। क्यों? कि एक बार आपने पूछा तो डर के मारे नहीं बता रहा, लेकिन 1-2 बार और पूछोगे आप प्यार से तो क्या पता वो बता दे। लेकिन थर्ड ऑप्शन में थोड़ा सा जो मैंने चेंज करा, अगर वो चेंज हो जाता तो आपका आंसर वो सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 में बोल रखा है, देखिए यदि कोई गरीब छात्र अपना मासिक शुल्क, यानी कि जो आपका महीने का जो मंथली होता है वो मासिक शुल्क समय पर जमा नहीं कर पाता है तो आप क्या करेंगे? तो देखिए
कई बार मंथली मंथली आपका जो पे होता है वो पे नहीं कर पा रहा है, गरीब वर्ग घर का बच्चा है, तो ऐसे में आप क्या करोगे? तो ये नहीं है कि इसको स्कूल से बाहर कर दोगे और कुछ कर दोगे, हो सके तो ध्यान रखिएगा अपनी जेब से आपको सहायता नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखिए। ओके, अपनी जेब से अगर आप सहायता करोगे तो कितनी बार कर दोगे? एक बार कर दोगे, 2 बार कर दोगे, हर बार तो नहीं कर पाओगे ना। इसलिए इसका बेस्ट ऑप्शन होगा सेकंड, कि शुल्क जमा करने के लिए उसे थोड़ा और समय देंगे। यहां पर एक ऑप्शन और भी होगा कि वो खुद आप कर दोगे। देखो ऐसे मामले में कोई सहानुभूति नहीं, ये तो गलत है। ये तो ऐसा ऑप्शन नहीं है। एक क्वेश्चन ऐसा था, मुझे याद है कि उसमें बोला गया था कि अपनी जेब से शुल्क पे कर दोगे। देखो अपनी जेब से आप 1 बार पे कर सकते हो, 2 बार पे कर सकते हो, हर बार पे नहीं कर पाओगे, इसलिए अपनी जेब से नहीं, उसको थोड़ा अतिरिक्त समय दे दो, वो सही आपको सही रहेगा बच्चे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 में बोल रखा है प्रभावकारी अध्यापक बनने का न्यूनतम अवसर किसका है? तो न्यूनतम अवसर बोल रखा है। ओके, तो न्यूनतम अवसर किसका होगा? देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो सकता है जिसकी अध्यापक की कोई रुचि नहीं है। देखो न्यूनतम बोला है तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल फर्स्ट बिल्कुल सही होगा, जिसकी अध्यापन में कोई रुचि नहीं है। जब आपका पढ़ने लिखने में, लर्निंग में ही आपकी कोई रुचि नहीं है तो आप वहां पर अध्यापक बनने की फायदा ही क्या? तो अध्यापक बनने का वहां कोई मोटिव रह ही नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 में बोल रखा है यदि कक्षा में जो कुछ पढ़ाया जा रहा है वह विद्यार्थी को समझ में नहीं आ रहा है तो आप अध्यापक को, देखो समझ में नहीं आ रहा है जो कक्षा में पढ़ाया जा रहा है, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो ध्यान रखिएगा जो उनको समझ में नहीं आ रहा है या तो आपकी शिक्षण विधि में थोड़ी कमी है, यानी कि डिलीवरी करने में आपका सही तरीका नहीं आप यूज कर रहे हो, तो उसको बदलकर आप किसी और वे में चले जाओगे जिसकी वजह से वो सीख पाए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस हिसाब से बिल्कुल सही होगा, इसकी दूसरी तरीके से व्याख्यान करनी चाहिए। तो अपनी शिक्षण विधि में यहां पर आपने क्या करा? चेंज करा, क्या पता बच्चा दूसरे तरीके से वो सीख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 में देखो क्या बोल रखा है, कक्षा में प्रभावकारी संचार में क्या बाधा नहीं होगा। देखिए संचार, प्रभावकारी संचार बोल रखा है, उसने कम्युनिकेशन की बात करी इफेक्टिव क्लासरूम में, तो उसमें ऐसा क्या है जो बाधा नहीं आपकी डालेगा? तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही होगा, सुनिश्चित कथन, यानी कि जो आप कथन पहले तरीके से आप कर दोगे कि हाँ हमें आज ये पढ़ना है ये नहीं पढ़ना है, तो सुनिश्चित कुछ सीमाओं के अंदर रहकर आपको कम्युनिकेशन अपने रहने हैं, ये नहीं कि उल्टी सीधी आपको बातें करनी है। तो सुनिश्चित कथन करोगे तो उसके अंदर आपका बाधा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही आंसर था इसका। ओके, तो यही इंपॉर्टेंट आज आपको 70 क्वेश्चंस करवाने थे। हमारा पेपर नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। अब एक लास्ट पेपर बचा है, पेपर नंबर 8, और जो मैंने आपसे पूछा है केवीएस के लिए, उसके बारे में मुझे जरूर सजेस्ट कीजिएगा, हम जल्दी से स्टार्ट कर देंगे 1-2 दिन के अंदर, क्योंकि हमारा 22 तारीख को एग्जाम आ चुका है। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो नीचे जाकर वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपके मन में वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।